नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, और ये जो न्यूमेरिकल होंगे ऑन एनालिसिस एंड डिजाइन बाय लिमिटेड स्टेट मेथड, यानी कि लिमिटेड स्टेट मेथड पर बेस्ड जितने भी एनालिसिस और डिजाइनिंग की पॉसिबिलिटी होती है न्यूमेरिकल्स की, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर कराए हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये मैंने कराए हैं कुछ डेरिवेशंस का इस्तेमाल करके, और जितनी भी कोडल वैल्यूज हैं, जितना भी हम लोग कोड से वैल्यू लेते हैं, कोड से फॉर्मूले लेते हैं, वो सारी चीजें विद क्लॉज के साथ, विद पेज नंबर के साथ, सारा मैंने ए टू जेड क्वेश्चन यहां पर कराए हैं। और इनमें से एक या दो जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे बाहर आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यहां पर आपके हर एक प्रश्न का जवाब। अब बात करेंगे हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सयू लिमिटिंग से, या तो एक्सयू लिमिटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सयू मैक्स से। दो चीजों से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। तो ये दो चीजों से रिप्रेजेंट होता है, एक्सयू लिमिटिंग या फिर एक्सयू मैक्स से। और एक दूसरा बात करेंगे हम यहाँ पर एक्सयू के बारे में। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के बारे में। ये फिगर हमें क्या शो कर रहा है? तो देखिए, इस फिगर में हम लोग तीन चीजें देख रहे हैं, है ना। तीन चीजें देख रहे हैं। ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन, और ये है हमारा स्ट्रेन डायग्राम, और ये होता है हमारा स्ट्रेस डायग्राम। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसके दो डायग्राम और होते हैं, स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम। ये जो स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम हैं, इनकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सयू मैक्स या फिर एक्सयू लिमिटिंग, और दूसरा एक्सयू। इन दोनों को कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या इनकी जरूरत पड़ी हमें जो कि इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा? इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम एक तो कैलकुलेट करेंगे एक्सयू मैक्स को, और दूसरा कैलकुलेट करेंगे एक्सयू एक्सयू को, तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो सेक्शन है वो किस टाइप का सेक्शन है। तो किस टाइप का सेक्शन मतलब अंडर इनफोर्स सेक्शन है, या फिर ओवर इनफोर्स सेक्शन है, या फिर बैलेंस सेक्शन है। इन तीनों सेक्शनों को हम लोग चेक करेंगे, फिर इन तीनों के बेहाफ पर हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर एक्सयू लिमिटिंग और एक्सयू की। तो अब बात करते हैं हम लोग एक्सयू लिमिटिंग के बारे में। एक्सयू लिमिटिंग होता क्या है? तो देखिए, एक्सयू लिमिटिंग क्या होता है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस की मैक्सिमम डेप्थ होती है। देखिए, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस, और ये होता है एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर से लेकर के और न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सयू लिमिटिंग। अगर ये इससे ज्यादा चली जाए नीचे की तरफ, तो हमारा जो सेक्शन होता है ना, वो ओवर इनफोर्स सेक्शन होता है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे एक्सयू मैक्स के बारे में। अब दूसरा एक्सयू लिमिटिंग के बारे में इसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर एक्सयू लिमिटिंग की। तो एक्सयू लिमिटिंग के लिए हम ये दो चीजें यहां पर कंसीडर करके चलेंगे, एक तो स्ट्रेन डायग्राम और दूसरा क्रॉस सेक्शन। अब जब हम बात करेंगे एक्सयू की, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन, और हम बात करेंगे स्ट्रेस डायग्राम की, तो इनकी हेल्प से हम लोग एक्सयू कैलकुलेट करेंगे, और स्ट्रेन डायग्राम और क्रॉस सेक्शन की हेल्प से हम लोग एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूं इनका। हम लोग यहां पर डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल सेक्शन। तो रेक्टेंगल सेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है वो कुछ हमारा इस तरीके का होता है, इस तरीके का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन शो करती है हमारी न्यूट्रल एक्सिस को। एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। नीचे यहां पर नहीं करेंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, इस क्रॉस सेक्शन में यहां पर एरिया ऑफ स्टील होता है। जो स्टील होते हैं, जिनको हम लोग एरिया ऑफ स्टील कहते हैं, जिसको हम लोग एएसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके जो सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ की हमने। अब यहां पर क्या होगा, इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे।
अब ये जो बना हमारा यहां पर, ये बन जाएगा स्ट्रैंड डायग्राम। ये स्ट्रैंड डायग्राम बन जाएगा यहां पे। तो ये जो स्ट्रैंड डायग्राम है, अब इसके जो ये होता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, यहां पर ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है। अब इससे ऊपर जो होगा वो कंप्रेशन होगा और नीचे जो होगा वो टेंशन होगा। हम लोग जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं वो टेंशन जोन में ही प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्रेशन जो होगा वो एक्सट्रीम फाइबर पर यहां पर होगा और सबसे टेंशन जो होगा वो यहां पर होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अपने स्ट्रैंड डायग्राम में, तो स्ट्रैंड डायग्राम में हम बात करें यहां पर ये एक्सट्रीम फाइबर है कंप्रेशन में, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो 0.0035 होता है। और यहां पर इसके टेंशन में अगर हम बात करें तो टेंशन में ये वैल्यू होती है 0.87 इंटू एफ वाई अपॉन में ई एस प्लस में 0.002। ये वैल्यू कहां से आई है दोनों? ये वैल्यू हमें आईएस कोड से मिली है और आईएस कोड है आईएस 456/2000। तो ये वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वैल्यू हमें यहां से मिली है। तो देखिए बॉटम वाली वैल्यू ये है ना। और एक वैल्यू आपको यहां पर ये दे रखी है कोड में, ये दे रखी है। तो यानी कि पेज नंबर 70 पर 0.0035 और पेज नंबर 69 पर ये वैल्यू दे रखी है आपको। अब ये वैल्यू 1.15 को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बन करके आएगी 0.87 इंटू एफ वाई प्लस 0.002। यही वैल्यू हमने कहां पर लिखी है? अपने स्ट्रैंड डायग्राम में। तो ये पेज याद रखेंगे, पेज नंबर 69 पर है। तो ये वैल्यू यहां से आई है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो डेप्थ है, देखिए जब तक हम इसको सही से नहीं समझेंगे डायग्राम को तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये जो डेप्थ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू लिमिटिंग। अब इसकी बात करूं मैं तो ये डेप्थ कितनी बचेगी मेरे पास? ये बचेगी डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग, है ना। ये डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग बनेगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रैंड डायग्राम में। अब हम केवल स्ट्रैंड डायग्राम के साथ खेलेंगे। अब स्ट्रैंड डायग्राम में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक इससे ऊपर वाला ट्रायंगल और एक इस लाइन से नीचे वाला ट्रायंगल, है ना। इसमें दो ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना डॉट डॉट, असल में ये इस पे आएगी। डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बना है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, यहां पर 0.0035 सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे तो अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो नीचे वाला डायग्राम देख लेंगे, इसमें ट्रायंगल देख लेंगे। तो 0.87 इंटू एफ आई अपॉन में ई एस प्लस में 0.002 अपॉन में क्या बन जाएगा? डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग। तो ये यहां से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने लगा दी है, जिससे हमने इसको निकाल लिया। बस इसी का खेल है, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारे पास एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग ऊपर पहुंच जाएगा, 0.0035 की जगह, और 0.0035 कहां पर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग की तरफ। तो यहां पर ये आ गया डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग, ये वाला अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ आई अपॉन में ई एस अपॉन में 0.0035 प्लस में 0.002। अब हम क्या करेंगे? हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया, डी अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग को हम क्या करेंगे? हमने देखिए डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सयू लिमिटिंग अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग। तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा? डी अपॉन में एक्सयू लिमिटिंग माइनस के 1। यही हमने यहां पर लिखा है, इक्वल टू एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे हम? ये जो -1 है, ये जो -1 है इसको हम लोग इधर साइड में पहुंचा देंगे। तो यहां पर क्या बचेगा? केवल डी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग। तो जब हम इसको इधर साइड में पहुंचाएंगे तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे तो 0.0035 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा 0.87 अपॉन में ई एस प्लस में 0.002 प्लस 0.035 अपॉन में होल 0.0035। अब क्या करेंगे? हम इसको इस वैल्यू को उलट देंगे, या फिर इस तरीके से बोलिए कि हम इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्सयू लिमिटिंग ऊपर पहुंच जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 0.035 ऊपर पहुंच जाएगा और बाकी वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो इनको ऐड कर देंगे, दोनों को इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 0.0035। अब क्या करेंगे? हम यहां पर
ये जो है इसमें एक्स यू लिमिटिंग अपॉन में डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन में 0.87 इंटू एफ वाई अपॉन में ई एस प्लस 0.005 को। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1 मान करके। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.0035 अपॉन में 0.87 इंटू एफ वाई प्लस में 0.0055 इंटू ई एस अपॉन में ई एस, ये आ जाएगा। अब ये ई एस क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है। अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। तो ये जो ई एस है, ये ई एस कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से 0.0035 इंटू ई एस अपॉन में 0.87 इंटू एफ वाई प्लस में 0.0055 इंटू ई एस। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो ये ई एस है, ई एस क्या है भैया, यहाँ पे ई एस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो ये जो ई एस है यहाँ पर, ये ई एस है, इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 700 अपॉन में नीचे की तरफ एज इट इज 0.87 इंटू एफ वाई। अब ये जो टर्म है 0.0055 इंटू ई एस, ये बन जाएगा आपका 1100। अब क्या करेंगे कि एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी हमारी, क्या आएगी निकल करके, ये जो डी है, ये जो डी है, ये डी कहां पहुंच जाएगा, इधर साइड में पहुंच जाएगा इंटू डी। तो यही हमने यहां पर लिख दिया है, यही एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू होती है। इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर इसकी आगे फर्दर बात करें, इसकी वैल्यू बात करें, तो देखिए यहां पर हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील लेते हैं। कुछ ग्रेड ऑफ स्टील इस तरीके से लेते हैं, Fe250 है ना, Fe415, Fe500। तो इसका मतलब क्या है कि Fe250 का मतलब है कि यील्ड स्ट्रेंथ जो आएगी इसकी 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगी। तो Fi जो होगा, अगर हम Fe415 की बात करें तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है Fi, ये होगी 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये एडिटिव होती है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए Fe क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है ना, 500 इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब Fi इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा, ये 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब इसके लिए बात करें तो देखिए, अगर एक्स यू लिमिटिंग की बात करें तो एक्स यू लिमिटिंग यहां पर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। अगर मान लीजिए मैं ये यहां कहूं कि एक्स यू लिमिटिंग ज्यादा होगा कब, जब हमारा एफ आई यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये किस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, तो मैं यहां पर इनकी वैल्यू अगर पुट कर दूं, यहां पर अगर मान लीजिए मैं एफ वाई की वैल्यू पुट कर दूं, यहां पर एफ आई की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 250, 415 और एक बार 500, ये तीनों वैल्यू निकालेंगे तो तीनों के लिए एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू क्या निकल आएंगी, अलग अलग निकल आएंगी। तो इसको हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहां पर चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू आएगी एक्स यू लिमिटिंग की, देखिए फॉर Fe250, जब हम Fi की जगह, इस Fi की जगह 250 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरी यहां पर एक्स यू लिमिटिंग की, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.53 डी। अब बात करूं अगर मैं 415 की, तो 415 के लिए ये वैल्यू आती है एक्स यू लिमिटिंग की 0.48 डी। अगर बात करूं मैं यहां पे Fe500 की, तो Fe500 के लिए एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू जो मिलती है, ये होती है हमारी 0.46 डी। तो देखिए यहां से भी पता चल रहा है कि देखिए ग्रेड हमारा 250 है तो वैल्यू ज्यादा है, 415 है तो एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कम हुई उससे, और ग्रेड बढ़ा तो और वैल्यू कम हुई। तो हमने यही तो कहा था कि एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एफ आई की वैल्यू घटेगी। तो ये हमें याद करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना, अब हमें ये चीजें याद करनी होंगी। अब इसके लिए बात करें तो ये देखिए, ये हमें आईएस कोड में भी दे रखा है। तो आईएस कोड में भी ये चीजें हमें दे रखी है। तो देखिए पेज नंबर 70 पर जाएंगे दोबारा से, ये टेबल दे रखी है हमें यहाँ पे, ये वाली टेबल, इस टेबल को देख लेंगे तो देखिए Fi250 के लिए 0.53 डी, एक्स यू मैक्स बोले या फिर एक्स यू लिमिटिंग बोले, बात एक ही है। 415 के लिए 0.48 डी होती है, 500 के लिए 0.46 डी होती है। तो ये हमने यहां पर देखा एक्स यू लिमिटिंग।
अब बात करते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन, और एक्सट्रीम कंप्रेशन कहां पर है हमारा? एक्सट्रीम कंप्रेशन है यहां पर, एक्सट्रीम कंप्रेशन से लेकर के टू द न्यूट्रल एक्सिस तक, वेयर द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो रहा है वहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करें? एक्सयू लिमिटिंग कह रहे हैं। तो जब ये एक्सयू लिमिटिंग है तो नीचे वाली जो डेप्थ होगी ये क्या बन जाएगी? डी माइनस एक्सयू, है ना? तो ये क्या थी? एक्सयू थी, और ये नीचे वाली क्या बन जाएगी? डी माइनस एक्सयू। फिर दोबारा सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम के थ्रू दोनों को सॉल्व करेंगे। स्ट्रेस डायग्राम को भी लेंगे इसमें और स्ट्रेन डायग्राम को भी लेंगे। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेन डायग्राम को। तो स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल की। तो सिमिलर ट्रायंगल में अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर इनको कुछ इस तरीके से मान लिया है कि इसको मान लिया मैंने ए पॉइंट को, इसको मान लिया है बी, और इसको मान लिया है मैंने सी, इसको मान लिया है। देखिए यहां पर जो होगा ना ये 3/7 है, ये यहां पर हम लोग मानेंगे पॉइंट को बी, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहां पर मानेंगे हम लोग सी। तो ए बी सी, इसको दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ए बी और बी सी, है ना? दो ट्रायंगल बन गए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से 0.0035 अपॉन में ए सी, है ना? अपॉन में ए सी इक्वल टू 0.002। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है हमारी 0.002। तो 0.002 अपॉन में BC। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे ये जो 0.002 है ये कहां से आया है? ये भी IS कोड से ही लिया है हमने। IS कोड में देख लेंगे एक बार ये वैल्यू को। देखिए यहां पर देखिए ये जो है 0.002 कोड में दे रखा है। देखिए एक्सट्रीम फाइबर पर क्या होता है? 0.0035। उसके बाद क्या होता है? ये 0.002, यानी कि जहां तक ये जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जहां खत्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे करिए आप, इधर से देख रहे हैं हम तो स्ट्रेट लाइन 0.035 है यहां से। अगर यहां से कर्व चेंज हो रहा है तो जहां पर कर्व चेंज हो रहा है वहां पर हम लोग ले रहे हैं 0.002, या फिर इसको इस तरीके से कहेंगे ये जो है हमारा कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है पैराबोलिक, ये पैराबोलिक खत्म जहां पर हो रहा है ये 0.02, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है, जहां पर स्ट्रेट लाइन खत्म होती है उसको कहते हैं हम लोग 0.0035। तो ये वैल्यू है यहां पर। अब हम यहां पर बात करेंगे, देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो BC अपॉन में AC, यही किया हमने, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ नहीं किया। BC अपॉन में BC को इधर पहुंचा दिया है और AC को इधर पहुंचा दिया, तो ये बन जाएगा BC अपॉन में AC इज इक्वल टू 0. ये कहां पहुंच जाएगा? ये यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.002 अपॉन में 0.0035। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी हमारी? ये वाली वैल्यू आएगी 4/7। तो 4/7 जो है ये कौन सी वैल्यू है? BC अपॉन में AC की। तो BC अपॉन में AC कितना आ गया हमारा? 4/7। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो BC अपॉन में AC है ये आया है हमारा 4/7। तो BC इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 4/7 ऑफ XU, है ना? यही होगा। तो BC की वैल्यू कहां तक है? ये BC की वैल्यू है। देखिए यहां तक ये जो है यहां से लेकर के और यहां तक ये किसकी वैल्यू है? ये BC की वैल्यू है। तो यही तो हमने यहां पर ये लिया है 4/7 ऑफ XU। अब देखिए अब बात करें इससे ऊपर क्या है, अब हमें वैल्यू निकालनी है AC की। तो AC की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस के, ये 7 है, अपॉन में 4/7 XU, दैट इज ये वैल्यू मिल जाएगी हमें AC की 3/7 ऑफ XU। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है AC की ये A है, ये देखिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो AB की जो वैल्यू है, सॉरी ये AB आएगा, तो AB की जो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 3/7 ऑफ XU मिल जाएगी। तो ये वैल्यू यहां से दोनों कैलकुलेट कर ली हमने। तो यहां से हमें मिल गई ये BC इज इक्वल टू 4/7 XU और AB इज इक्वल टू 3/7 ऑफ XU। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर जो स्ट्रेस डायग्राम था उसको सेपरेट कर लिया है। सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहां पर C की वैल्यू निकालनी है। C क्या है यहां पर? देखिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स होगा, और C की वैल्यू कहां पर आएगी? इस डायग्राम के अंदर बात करूं मैं तो C की वैल्यू यहां पर आएगी जहां पर ये डायग्राम खत्म हो रहा है।
यानी कि डायग्राम जो चेंज हो रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं हम यहां पर। तो ये कहां पर होगा, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा, है ना। तो ये C1 है ऊपर और ये C2 है, और यहां पर होगा हमारा कहीं C। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है ना, हम लोगों को C कैलकुलेट करना है, कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। तो कंप्रेसिव फोर्स को निकालेंगे तो देखिए, जो अगर एक ही शेप होती इसको तो हम लोग एक तरीके से निकाल लेते। अब क्या है कि इसकी दो शेप है, एक तो रेक्टेंगल है। अब देखिए इस लाइन से ऊपर अगर देख रहे हैं हम तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और इस लाइन से नीचे दिखाई दे रहे हैं तो ये पैराबोलिक दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के लिए हमने नाम दे दिया C1 ऊपर और C2 नीचे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल C मिल जाएगा। वो कहां पर लाई करेगा, ये इनके बीच में लाई करेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं अभी। तो देखिए हम क्या करेंगे, C1 कैलकुलेट करते हैं पहले। तो C1 कैलकुलेट करेंगे तो C1 के लिए हमें क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, C1 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल किस तरीके का है, कुछ इस तरीके की शेप दिखाई दे रही है। ये 0.45 मान लीजिए आप इसको, 0.447 है जो, ये 0.45 है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, 3/7 ऑफ XU, है ना, यही तो है। अब देखिए, अब इसको कह रहे हैं हम लोग C1। अब इसके लिए हम जानते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। जो C1 का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। या फिर ऐसे मान लीजिए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। यही तो कर रहे हैं हम। स्ट्रेस इंटू एरिया किसका, कंक्रीट का। ध्यान रखिएगा, हम इसमें कंक्रीट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो था वो टेंशन था और ऊपर क्या है, कॉम्प्रेशन है। इसलिए हम लोग कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्रेशन को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कॉम्प्रेशन है यहाँ पर वो क्या है हमारा, कंक्रीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसीलिए। तो यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस किसका है, ये कंक्रीट का है, ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। तो स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस क्या है भैया, यहां पर FC के है ये। तो यहां पर ये स्ट्रेस दे रखा है 0.45 इंटू FC के। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, विड्थ इंटू डेप्थ। तो जो 0.45 FC के लग रहा है, ये किस पर लग रहा है, B विड्थ पर लग रहा है। तो B इंटू डी, तो B क्या है, B से रिप्रेजेंट कर दिया, और D क्या है यहां पर 3/7 ऑफ XU। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.193 इंटू B इंटू FC के इंटू XU। तो जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल करके C1 इज इक्वल टू यहां पर 0.193 B इंटू FC के इंटू XU। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, देखिए अब ये जो है डेप्थ की बात करूं कि मैं, कि ये किस डेप्थ पर लग रहा है, क्या ये जो है डेप्थ, इसकी डेप्थ होगी कुछ, सेंटर होगा इसका कुछ, जो C है ये C टोटल पर लग रहा है 3/7 ऑफ एक्स। इसका जो डेप्थ क्या होगा, सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा इसका हाफ ऑफ 3/7 ऑफ XU, है ना। तो ये इसका y1 आ गया निकल करके। तो y1 का मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है इसमें, ये जहां पर ये है, तो 3/7 ऑफ XU हो जाएगा ये। अगर बात करें फिर पैराबोलिक पोर्शन की, तो पैराबोलिक पोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो पैराबोलिक पोर्शन का मतलब है कि नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, और नीचे वाले पोर्शन में ये कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए ये है, और फिर ये है, और ये है। तो ये जो y1 क्या था, ये CG था, रेक्टेंगल पोर्शन का, है ना। अब यहां पर ये विड्थ है B, और ये जो है यहां पर इसका CG होगा, और ये जो होगा ये इसका y होगा। अब देखिए, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं एरिया की बात करूं पैराबोलिक की, तो पैराबोलिक का एरिया क्या होगा, 2/3 इंटू बी इंटू एच। और CG की बात करें तो ये होता है इसका 3/8 इंटू एच। अब देखिए C2 की बात करेंगे तो यानी कि कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस एजेटिव, और एरिया क्या है हमारा 2/3 B इंटू एच। और H क्या है यहां पे, ये H है हमारा 4/7 ऑफ XU। तो ये हो गया। तो C2 जब कैलकुलेट करेंगे तो C2 आएगा यहां पर दिस। अब अगर बात करें हम लोग Y2 की, तो Y2 क्या होगा, Y2 होता है इसका 3/8 ऑफ H। लेकिन हम लोग कहां से देख रहे हैं इसको, यहां से, यहां से ये। तो ये पहले वाला ऐड होगा रेक्टेंगल का, प्लस में इसका होगा। तो रेक्टेंगल का क्या था, दिस
3/7 ऑफ एक्स यू, ये हाइट हो गई यहां तक की ये वाली। अब इसके बाद क्या है 3/8 ऑफ एच, तो एच कितना है यहाँ पे 4/7 इंटू एक्स यू, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें 9/14 एक्स यू। अब जब आगे बात करेंगे टोटल सी की, तो क्योंकि C1 और C2 दोनों निकल आए, तो C1 और C2 जब दोनों कैलकुलेट कर लिए तो ये वैल्यू निकल करके आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये, अगर मैं बात करूं y बार की, तो y एक तो y1 था, एक तो y1 था ये इसके लिए, इसका सेंटर था ये वाला, और एक है यहां से y2। अब मैं y बार की बात करूं, ये y2 था, अगर y बार की बात करूं तो यहां कहीं होगा इनके बीच में। तो जब y बार कैसे निकालेंगे, y बार का फॉर्मूला होता है C1y1 प्लस C2y2 अपॉन में c। तो ये हमने सब कैलकुलेट कर रखा है। C1 की वैल्यू ये वाली है, और जो y1 है उसकी वैल्यू ये है, इसी तरीके से C2 की वैल्यू ये, और y2 की वैल्यू ये। अब नीचे जो c है, टोटल c कितना आया निकल करके दिस। तो जब y वर्ग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y बार की वैल्यू निकल करके आएगी ये वाली। अब ये y बार कितना है 0.42 एक्सयू, और 0.42 एक्सयू का मतलब है कि 3/7 ऑफ एक्सयू जब हम करेंगे ना, तो ये वैल्यू भी आती है हमारी 0.42 एक्सयू। इसका मतलब क्या है कि ये जो है y बार, ये जो y बार लग रहा है हमारा यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है। यहां का मतलब है कि ये जो 3/7 है ये यहां पर लग रहा है, इसको कहेंगे हम लोग सी। ये हमें पता चल गया कि सी कहां पर लग रहा है, ऊपर से 3/7 एक्सयू पर ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकल करके आई हमारी 0.42 एक्सयू निकल करके आई, और 0.42 एक्सयू क्या होता है 3/7 ऑफ एक्सयू होता है। अब अगर बात करें हम लोग टेंसाइल फोर्स की, तो ऊपर वाला कैलकुलेट कर लिया है ना, अब हमें नीचे वाला भी तो कैलकुलेट करना है, यानी कि टेंशन जोन में। अभी हमने बात करी थी कंप्रेशन में, अब बात करेंगे हम लोग टेंशन में। तो टेंशन में जब हम बात करेंगे तो टेंशन में ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 0.87 ऑफ Fy। ये वैल्यू कैसे आई है, देखिए इन दोनों वैल्यू को देख लेते हैं एक बार, एक तो इस वाली वैल्यू को और एक इस वाली वैल्यू को। तो देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है, हम जानते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ना कंक्रीट के केस में, वो होता है 1.5। तो देखिए जब हम FCK को डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो ये वैल्यू आती है 0.67 ऑफ FCK। फिर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो ये वैल्यू मिलती है हमें 0.45 या 447 इस तरीके से। तो हम इसको 45 ही मान लेते हैं, तो इसलिए हम इस वैल्यू को ये कंसीडर करते हैं। अब बात करें 0.87 इंटू Fy कैसे आया, तो देखिए स्टील के केस में हम लोग जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको कितना मानते हैं 1.15। तो जब Fy को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारी कितनी 0.87 ऑफ Fy, है ना। इसलिए इस वैल्यू को इतना लिया है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो लिमिट स्टेट मेथड है वो ये कहता है कि हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो कम कर दिया ना हमने मटेरियल की स्ट्रेंथ को, जो FCK था उसको कितना मान लिया हमने 0.45 FCK का मान लिया, और जो Fy था उसको हमने 0.87 Fy मान लिया। ये कोड कहता है हमें, है ना। तो ये देखिए कोड में दे रखी है ये सब चीजें, ये देखिए ये दे रखा है यहाँ पे कोड में, ये देखिए ये दे रखा है 0.67 FCK अपॉन में, देखो FCK था, फिर इसको डिवाइड किया, फिर ये आया, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.45 FCK आएगा। तो ये है यहाँ पे। अब आगे बात करें हम लोग टेंसाइल फोर्स की, तो टेंसाइल फोर्स हम जानते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, तो यानी कि यहां भी स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। स्ट्रेस किसका, टेंसाइल का, और एरिया किसका, एरिया ऑफ स्टील का। तो एरिया ऑफ स्टील यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहां पर हम लोग स्टील प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम लोग AST कहते हैं, है ना। तो ये AST होगा, और टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 0.87 इंटू Fy स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया किसका स्टील का, तो ये T निकल आया हमारा यहां से। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम लोग C और T की। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हम लोग जो फोर्स मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है टेंशन से भी और कंप्रेशन से भी। तो C इज इक्वल टू T, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना आया था हमारा दिस, और टेंसाइल फोर्स कितना आया है दिस। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे XU निकालेंगे, यही मुझे निकालना था यहाँ पे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये वैल्यू यहां पर निकल करके आएगी XU की। तो इस तरीके से हमने दोनों निकाल लिए, XU और XU लिमिटिंग। अब देखिए अगर आगे बात करें हम लोग कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं ना कि जो मूवमेंट होता है वो एक तरीके से
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो यानी कि फोर्स इंटू लीवर आर्म होगा यहां पे। अब लीवर आर्म क्या होता है भैया, ये भी समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं लीवर आर्म की बात करूं यहां पे, तो ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस कहां से कहां तक की होती है, जहां से आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और टेंसाइल फोर्स, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। तो जो इसको कहते हैं हम लोग लीवर आर्म। लीवर आर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये टोटल डी था और ऊपर वाला ये कितना आया है 0.42 XU, और ये नीचे क्या है, ये टोटल डी था, तो डी में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा जेड, तो ये बन जाएगा डी माइनस 0.42 XU। तो लीवर आर्म की जो वैल्यू होती है डी माइनस 0.42 XU होती है। अब होता क्या है लीवर आर्म, जैसा कि मैंने अभी बताया था, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। तो लीवर आर्म के लिए हम लोग इनकी वैल्यू रख देंगे। तो mu इज इक्वल टू, अगर कंप्रेशन साइड से देख रहे हैं हम लोग इसको, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना था 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू XU, और लीवर आर्म की वैल्यू ये सेम रहेगी डी माइनस 0.42 XU। अगर हम टेंसाइल साइड से देखेंगे तो टेंसाइल साइड के लिए टेंसाइल फोर्स आएगा, और ये जो लीवर आर्म है, लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी, ये तो सेम रहेगी, चाहे देखिए इधर से इधर जाइए या फिर इधर से इधर आइए, तो डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर रहेगी। इसी तरीके से ये जो जेड था ये भी जेड ही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा mu निकल आया टेंशन साइड में, और ये निकला हमारा कंप्रेशन साइड में। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टेप्स निकालेंगे, स्टेप्स यहां पर फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टेप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो ये स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल में अगर हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो बिल्कुल सेम एज इट इज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन फॉर, सबसे पहले डेटा दे रखा होगा उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग XU लिमिटिंग निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.53D होगी, Fe250 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.48D होगी, Fe415 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू 4.46D होगी, Fe500 के लिए। अगर बात करें स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 क्या है XU इज इक्वल टू, तो ये आया था अभी फॉर्मूला निकल करके, XU इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST अपॉन में 0.36 इंटू FC के इंटू B। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, XU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 3 पर, फिर करेंगे कंपेयर दोनों को जो हमने अभी कैलकुलेट किया XU और XU लिमिटिंग। अगर मान लीजिए XU लेस देन XU लिमिटिंग है तो हमारा जो सेक्शन कहलाएगा वो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। अगर XU बराबर XU लिमिटिंग है तो हमारा सेक्शन जो कहलाएगा वो बैलेंस सेक्शन कहलाएगा, जिसको हम लोग लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। अगर XU यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर ज्यादा होगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो उस टाइप का जो सेक्शन होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर XU लिमिटिंग ज्यादा हो जाएगा उस केस में, तो ये जो केस बनेगा हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनेगा। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि स्टेप नंबर 4, अब क्या करेंगे यहां पर जब ये तीनों स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारा जो XU है वो लेस देन XU लिमिटिंग है यानी कि अंडर इनफोर्स है, तो अंडर इनफोर्स के लिए आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर XU ग्रेटर देन, तो ये वाला जो सेक्शन कहलाता है वो हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन कहलाता है ना। अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला एज पर गिवन डेटा। बाकी अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें प्रूफ भी कर लेंगे आगे। अगर वैल्यू हमारी XU ग्रेटर देन आ रहा है XU लिमिटिंग से, तब हम केवल और केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर जो वैल्यू होगी वो XU लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका, ये किसके लिए बनेगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो डेरिवेशन थे कंप्लीट, या फिर कंप्लीट फॉर्मूला था, या फिर हम इसको इस तरीके से बोलें कि कंप्लीट जो है इसके स्टेप्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए
अब हम चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल हम यहां पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल देखेंगे और ओवर इनफोर्स और अंडर इनफोर्स दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। तो ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल बेस्ड है, जो अभी हमने स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं इन डिजाइन पर बेस्ड, जो हमने बताया था कि अंडर इनफोर्स सेक्शन है तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है और ओवर इनफोर्समेंट है तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है, द बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 250 mm wide, 450 mm deep to the center of the tensile reinforcement is provided with 4 bars of 18 mm diameter. Find the ultimate moment of resistance. Use M20 concrete and Fe 250 steel. तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, यहां पर मैं एक इसका सेक्शन बना लेता हूं। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है एनालिसिस का क्वेश्चन, ध्यान रखना एनालिसिस, एक मिलेंगे आपको डिजाइनिंग के क्वेश्चन। ये पूरे आरसीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब एनालिसिस की बात होगी तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ना, लीवर आर्म क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, या फिर एक्सयू लिमिटिंग क्या होता है, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और यहां पर पूछे जाएंगे आपको एरिया ऑफ स्टील के बारे में या फिर नंबर ऑफ बार के बारे में, है ना। तो अगर मान लीजिए स्टील, तो अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, वो एक तरीके से स्टील पूछ रहा है। स्टील बोले या फिर रिइंफोर्समेंट बोले या फिर बार बोले, ये सब एक ही बात है। तो जब आपसे स्टील के बारे में पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ स्टील के बारे में पूछा जा रहा है या फिर नंबर ऑफ बार्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम जो उस टाइप के क्वेश्चन को बोलेंगे डिजाइनिंग का क्वेश्चन है ये। अगर अदर देन दिस, यानी कि अदर देन ऑफ ए स्टील अगर जो भी पूछा जा रहा है डेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब हम एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो सेक्शन है उस सेक्शन का डायग्राम पहले बनाएंगे, जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे तो डिजाइनिंग का डायग्राम बाद में बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें जो स्टील दे रखा होता है वो एनालिसिस के केस में पहले ही दे रखा होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है, इसलिए हम लोग पहले ही डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग में हमें जो स्टील दे रखा, हमें स्टील दे नहीं रखा होता है, हमें स्टील कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए हम सबसे बाद में कैलकुलेट करके लेकर के आते हैं और इसीलिए हम लोग बाद में इसका जो है सेक्शन बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां पर सबसे पहले सेक्शन बना रहे हैं। तो सेक्शन में सारी चीजें मेंशन करेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो इस सेक्शन के अंदर हम ये सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। यहां पर हमारे 4 बार दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 और 4 बार दे रखे हैं। तो ये इस तरीके का सेक्शन है। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो ये बी दे रखा है मुझे और बी की वैल्यू दे रखी है 250 mm, क्वेश्चन में दे रखी है ये वाली। अब कह रहा है कि 450 mm डीप। तो ये कितना डीप है, अच्छा डीप कहां से, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो है उसके सेंटर से डीप है ये। तो ये डेप्थ दे रखी है, जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का जो सेंटर से लेकर के ऊपर तक की जो डेप्थ होती है इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना दे रखा है, 450 mm, और ये होता है टोटल डेप्थ। तो यानी कि अगर इसमें कवर और ऐड कर देंगे तो इसको हम कहते हैं टोटल डेप्थ। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें और हैं कि देखिए ये जो इस जो रीइंफोर्समेंट है, अब ये जो रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के ये जो डेप्थ दे रखी होती है हमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है इसके बॉटम से लेकर के और ये जो डेप्थ होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर कवर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब जो टोटल डेप्थ होगी, तो टोटल डेप्थ क्या होगा, टोटल डेप्थ होगा, तो जो इफेक्टिव डेप्थ है हम उसको डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डी प्लस डी डैश, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल डी, यानी कि टोटल डेप्थ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमें, 4 बार दे रखे हैं, ये 4 बार दे रखे हैं।
4 बार दे रखे हैं 18 mm फाई के, यानी कि 18 mm डायमीटर के 4 बार दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए बी दे रखा है, इसमें डी दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर एफ सी के की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी, और एफ आई की वैल्यू दे रखी है, ये वाली ये वैल्यू दे रखी है। हमें 4 बार दे रखे हैं, तो इसको हम लोग ए एस टी जिसको बोलते हैं, तो वो 4 बार दे रखे हैं, पाई 4 इंटू 8 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें ए एस टी मिल जाएगा, तो 1016 mm स्क्वायर। तो ए एस टी हमें यहां से मिल गया, ए एस टी। तो पहला स्टेप हमारा यही था कि गिवन डेटा। दूसरे डेटा में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू अगर मैं बात करूं 0.53d, तो 0.53d किसके लिए होता है, Fe250 की जब हम बात करते हैं, तो जैसा कि हमने कोड में देखा था, अभी कोड में ये देखा था, देखिए ये जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। तो 250 के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 0.53d। तो ये वैल्यू हम लोग एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.53d कंसीडर कर लेंगे एज पर आईएस कोड। तो जो डी है ये इफेक्टिव डेप्थ होता है, तो ये 450 दे रखा है, और एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा यहां से, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 450 का 0.53d में, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सयू लिमिटिंग देखेंगे, एक्सयू देखेंगे, एक्सयू लिमिटिंग के बाद फिर कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद ये पता चलेगा कि हमारा किस टाइप का सेक्शन है ना, अंडर इनफोर्स है या ओवर इनफोर्स है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें हम एक्सयू की, तो एक्सयू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सयू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब इस फॉर्मूले में 0.87 इंटू एफ आई इंटू एस टी अपॉन में 0.36 एफ सी के इंटू बी। तो एफ आई 0.87 ये हो गया, एफ आई की वैल्यू 250, ए एस टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1016.36 एज इट, एफ सी के की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू कितनी है 250। अब देखिए अगर बात करें एक्सयू की, तो एक्सयू कितना आ गया 122.8 mm, है ना, ये एक्सयू निकल आया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, है ना, तो स्टेप 4 होगा हमारा कंपेयर। कंपेयर किसका, एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग का। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, एक्सयू की वैल्यू कितनी आ रही है 122.8, और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई है 238.5, 238.5, यानी कि एक्सयू लेस देन है एक्सयू लिमिटिंग से। तो उसके लिए जो सेक्शन कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो अंडर इनफोर्स सेक्शन हमें पता चल गया। जब हमें पता चल गया तो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम किसी भी फॉर्मूले से हम यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने बताए थे। तो दोनों फॉर्मूले कैसे लगाएंगे भाई, तो दोनों फॉर्मूले से आंसर चेक कर लेंगे, एक बार हमारा चेक भी पता चल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है 0.87 इंटू एफ आई इंटू एस टी डी माइनस 0.42 एक्सयू, ये फॉर्मूला होता है जो कि अभी बताया था मैंने। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, एफ आई की वैल्यू ये है, ए एस टी की वैल्यू ये, और डी की वैल्यू 450 ये, और एक्सयू की वैल्यू 122.8। तो यहां पर जब एक्सयू की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सयू की वैल्यू एमयू की वैल्यू कितनी आएगी, ये 88.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये यहां से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसके अंदर सिमिलरली ये वैल्यू पुट करेंगे, एफ सी के की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 250 और एक्स यू की वैल्यू 122.8 और डी की वैल्यू 450 और एक्स यू की वैल्यू 122.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, देखिए ये वाला आंसर, यानी कि अगर हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है तब भी यही आंसर आ रहा है हमारा, और जब हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला था अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.87 वाले फॉर्मूले से, तब भी हमारा यही आंसर आ रहा था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा है कि डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 mm बाई 500 mm, इफेक्टिव बोला है इसके अंदर, है ना। तो द बीम इज with 1963 mm square
ऑफ स्टील इन टेंशन जोन यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ऑल्सो कमेंट ऑन द डिजाइन ऑफ बीम। बीम की जब डिजाइनिंग करेंगे तो उस पर हमें कमेंट भी देना होगा। तो किस तरीके से? तो सबसे पहले मैंने बताया कि गिवन डेटा लिखते हैं और गिवन डेटा से पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। तो ये क्रॉस सेक्शन है एक तरीके से, क्रॉस सेक्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका जो विड्थ दे रखा है वो 300 mm दे रखा है हमें। और यहां पर क्या है, रीइंफोर्समेंट दे रखे हैं। अब रीइंफोर्समेंट पता नहीं, इसमें बस एरिया ऑफ स्टील दे रखा है। जो भी रीइंफोर्समेंट होंगे अब उसका हमें सीधा सीधा क्या दे रखा है, AST दे रखा है। AST कितना दे रखा है भैया हमें? AST दे रखा है ये 1963 mm²। अब इसके अंदर जो डेप्थ दे रखा है वो इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है ना, सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट से। ये कितना दे रखा है? 500 mm, यानी कि डी हो गया ये, और ये आपका बी हो गया। इसके अंदर बी दे रखा है, डी दे रखा है, FC के दे रखा है, FY दे रखा है और AST दे रखा है। तो अब बात करेंगे हम लोग स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में बात करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है हमने। और हमारे जो स्टेप्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 415 के लिए कितनी होती है? 415 के लिए 0.48D होता है। तो एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू डी की वैल्यू 550 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये वैल्यू आएगी निकल करके एक्सयू लिमिटिंग की। सिमिलरली एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, FY की वैल्यू 415, AST की वैल्यू 1963 और FCK की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 350। तो यहां पर ये निकल करके आएगा XU। तो XU की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है? 326.3 mm, है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंपेयर करेंगे XU को और XU लिमिटिंग को। तो XU की वैल्यू कितनी हमारे पास? 336.3 और जो XU लिमिटिंग है उसकी वैल्यू है 263.5, 263.5, यानी कि XU की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर इस टाइप का सेक्शन होता है तो हमारा सेक्शन कौन सा कहलाता है? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, है ना। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम लोग लिखेंगे यहां पे कि hence this section is over reinforced and the moment of resistance of such section is equal to MU लिमिटिंग। यानी कि अगर हमारा सेक्शन जो होगा वो ओवर इनफोर्स होगा तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ना वो MU लिमिटिंग के बराबर होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जब हम ओवर इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये आता है। तो 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग, डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। तो 0.36 FCK की वैल्यू 20, B की वैल्यू 300, XU लिमिटिंग की वैल्यू 263.5, डी की वैल्यू 550, 0.42 एज इट इज और XU लिमिटिंग की वैल्यू 263.5। तो यहां से जब MU की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो MU वैल्यू निकल करके आएगी दिस, यानी कि 250.47 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm है, क्योंकि मूवमेंट है, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू mm। डेटा न्यूटन में और mm के टर्म में दे रखा है। अगर हम इसको किलोमीटर मीटर के टर्म में बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 250.47, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 10⁶ का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एज इट इज बच जाएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन के अंदर बात कही गई थी कमेंट की, तो कमेंट करना है हमें। तो कमेंट क्या होगा? द बीम इज ओवर इनफोर्स्ड, इतनी बात तो सही है, एंड हेंस इट शुड बी रीडिजाइंड। क्यों रीडिजाइन करना पड़ेगा? क्योंकि फेलियर ऑफ सच बीम्स इज सडन एंड विदाउट वार्निंग। ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन जो होता है वो क्या करता है, उसमें जो फेलियर होता है वो सडन होता है, उसमें वार्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमें उस टाइप के सेक्शन को क्या करना पड़ेगा? रीडिजाइन करना पड़ेगा। यही इसका कमेंट है, यही इसके अंदर पूछा गया था। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन RCC बीम यानी कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है।
उसका साइज दे रखा है 200 mm बाई 400 mm। इफेक्टिव दे रखा है ये भी, इज रीइंफोर्स्ड विद 3 बार दे रखे हैं 16 mm डायमीटर के, ऑफ Fe 415, Fe आएगा ये 415 स्टील है। फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फाइंड करना है क्या, अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी सेफली ओवर ए स्पैन ऑफ 5 मीटर, टेक M20 कंक्रीट। तो इसका मतलब क्या है कि यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सेक्शन बना लेंगे जिससे हमें क्या होता है, आसानी होती है समझने में डेटा को। तो हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं 2 क्वेश्चनों में। तो ये क्रॉस सेक्शन होता है और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस है। इसके अंदर जो बी की बात करें तो बी दे रखा है इसमें 200 mm और डी दे रखा है, अब इसमें कितने बार दे रखे हैं, 3 बार दे रखे हैं, 1 2 और 3, ये 3 बार दे रखे हैं कितने के, 16 mm डायमीटर के। ये इफेक्टिव डेप्थ है कितना है, 400 mm, है ना, यही डेटा दे रखा है। बी की वैल्यू 200, डी की वैल्यू 400, एफ सी के 20, एफ आई 415, एल और दे रखा है इसमें लेंथ 5 मीटर, 3 बार 16 mm डायमीटर के। तो ए एस टी कितना निकल आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी ए एस टी की निकल करके। तो यहां से हम ए एस टी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे अगर बात करें हम स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, वही जो प्रीवियस में करते आए हैं। सबसे पहले एक्सयू लिमिटिंग निकालेंगे। एक्सयू लिमिटिंग कितना होगा, 415 के लिए ये वैल्यू होती है 0.48 डी, तो डी की वैल्यू 400 दे रखी है, तो ये आ जाएगा एक्सयू लिमिटिंग 192 mm। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्सयू की बात करेंगे। एक्सयू की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये 0.87 इंटू 415 इंटू ए एस टी की वैल्यू दिस, और ये एफ सी के की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 200, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी एक्सयू की। अब एक्सयू की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आई है। अब क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू आ गई तो हम कंपेयर करा देंगे एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग से, एज इट है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो डेटा पूछा है वो थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है ना। अल्टीमेट लोड पूछा है, अल्टीमेट लोड का मतलब होता है डब्ल्यू यू की वैल्यू पूछी है इसके अंदर, और इससे पहले जो पूछा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा था, है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जाएंगे। तो इसमें जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें मिला है एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, तो एक्स यू की वैल्यू तो देखिए 192 आई है, और एक्स यू लिमिटिंग की जो वैल्यू है, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू 151, ये 151 है, 151, तो यहां पर ये 151 और ये है एक्स यू लिमिटिंग की, और एक्स यू लिमिटिंग की है 191। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं यहां पे, तो हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो सेक्शन होगा हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा, अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा। अब अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला भी इसी के हिसाब से लगाएंगे, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए वाला फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आसान लग रहा होगा अब आपको, क्योंकि हमने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए इससे पहले। तो यहां पर हम mu की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब mu की वैल्यू यहां तक बिल्कुल एजेटिव है, तो ये न्यूटन इंटू एम में आ गई। तो अगर किलोमीटर इंटू मीटर में बात करेंगे तो 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है 10⁶। जब हम अल्टीमेट लोड यानी कि डब्ल्यू की बात करेंगे, अब यहां पर यही इसके अंदर कैलकुलेट करना था। तो इक्वेटिंग मैक्सिमम बेंडिंग फैक्टर मूवमेंट एंड द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो बात करेंगे डब्ल्यू की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर यूडीएल है तो उसके लिए जो मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला WL² होता है। अगर हम अल्टीमेट की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हमारा एक जो था हमने अभी एमयू निकाला था ये वाला। अब हम इन दोनों, क्योंकि ये भी तो एक मूवमेंट ही था, तो हम दोनों मूवमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। एमयू इज इक्वल टू एम, तो एमयू की वैल्यू कितनी आई हमारी 73.28। इसी तरीके से यहां पर डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, एल की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, ये एजेटिव, और ये 5 का स्क्वायर अपॉन में 8। तो यहां पर बचा क्या, डब्ल्यू, और डब्ल्यू ही कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था, तो ये हमारा हो गया आंसर।
तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन। तो अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर section 300 mm wide by and 500 mm effective depth is provided with 4 bars of 18 mm diameter as tensile steel. Find depth of neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पूछा गया है। M20 कंक्रीट का ग्रेड दे रखा है और Fe250 स्टील का ग्रेड दे रखा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इसका एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये हमने पहले ही देख लिया है। इसके अंदर ये सारी डेटा दे रखा है, जिसके अंदर जो हमारे बार दे रखे हैं वो 4 बार दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, 4 बार ऑफ कितने mm के, 4 बार 18 डायमीटर के दे रखे हैं। अच्छा, इसकी विड्थ दे रखी है 300 mm और जो इसकी डेप्थ है ना, और डेप्थ दे रखी है इफेक्टिव डेप्थ यानी कि सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट से, ये दे रखा है हमारा 500। तो यहां पर ये डेटा सब दे रखा है, बी डी एफ सी के एफ आई 4 बार दे रखे हैं। तो यहां से हमने ए एस टी निकाल दिया है ना, ए एस टी ये आ गया हमारा। इसके अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एन ए की वैल्यू पूछिए, यानी कि एक्स यू निकलवाना चाह रहा है। तो एक्स यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पुट करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, यही हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5। अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 250 mm wide and 550 mm deep is provided with 4 bars of 18 mm diameter as tensile steel. Find the lever arm for the section. Use M20 grade of concrete and Fe250 steel. Take effective cover as 50 mm. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे ताकि डायग्राम से हमें आसानी हो जाए समझने के लिए। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमने डायग्राम इस तरीके से कुछ यहां पर बना दिया है। ये हमारा डायग्राम है इसका, है ना। तो यह यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, ये जो लाइन है न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, एन ए जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कि डेटा दे रखा है, 4 बार दे रखे हैं 18 mm के, 1 2 3 4, ये 4 बार दे रखे हैं। ये 4 बार कितने के, 18 mm डायमीटर के, है ना, यहां पर। और जो इसकी विड्थ है, ये जो विड्थ है ये दे रखी है 250 mm, और जो डेप्थ है इसमें टोटल डेप्थ दे रखी है कैपिटल डी, यहां तक कैपिटल डी दे रखा है 550 mm। जो इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर कहां पर होता है, ये सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट से लेकर के यहां तक, जिसको हम लोग डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दे रखा है वैल्यू हमें 50 mm। तो अब मान लीजिए ये मुझे यहां तक दे रखा है और ये कैपिटल डी दे रखा है, तो स्मॉल डी निकालना होगा। तब कैसे निकालेंगे, स्मॉल डी क्या होता है, सेंटर तक की रीइंफोर्समेंट की डिटेल डेप्थ, है ना, ये डी होता है। तो इस डी को कैसे निकालेंगे, टोटल डी में से डी डैश माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी निकल आएगा, डी माइनस डी डैश, है ना। तो यही इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर बी दे रखा है, डी दे रखा है कैपिटल, डी डैश दे रखा है, स्मॉल डी निकाल दिया हमने, 50 माइनस कर दिया। 4 बार दे रखे 18 mm के, हमने यहाँ पर ए एस टी कैलकुलेट कर दिया, ए एस टी आया हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर है एफ सी के की वैल्यू दे रखी है, एफ आई की वैल्यू दे रखी है। इसमें पूछा गया है लीवर आर्म, लीवर आर्म मतलब जेड पूछा गया है। जेड को हमें निकालना है, जेड क्या होता है, किस तरीके से होता है। पहली बात तो यह है कि क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है। अब बात करें स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्सयू लिमिटिंग की बात करते हैं। 250 ग्रेड है तो 250 ग्रेड के लिए 0.53 डी होता है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्सयू लिमिटिंग की, ये एक्सयू लिमिटिंग हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। यहां से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये इसका आंसर आएगा एक्सयू लिमिटिंग का। तो हमारे पास एक्सयू लिमिट एक्सयू का आ गया ये, और ये हमारा एक्सयू लिमिटिंग है और ये हमारा एक्सयू है। जब एक्सयू लिमिटिंग और एक्सयू आ गया तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है भैया, एक्सयू जो है लेस देन है वो एक्सयू लिमिटिंग से। तो हमारे पास जो एक्सयू होगा
है ना। एक्सयू हम क्या कंसीडर करके क्या निकला है हमारा 123 mm, है ना। अब यहां पर जो लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म होता है जेड इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू। ये किस तरीके से होता है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, एक बार हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने बताया था यहां पर मैंने बताया था कि देखिए ये जो डेप्थ होती है, कौन सी डेप्थ, ये वाली जो डेप्थ होती है यहां से लेकर के, ये जो डेप्थ होती है ये, और यहां से ये वाली डेप्थ, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये डेप्थ हम देखेंगे, ये वाली जो डेप्थ ये जो डेप्थ होती है ये होती है जेड, है ना। इसको क्या कहते हैं, जेड। और ये जेड कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो ऊपर वाली डेप्थ है, ये वाली डेप्थ, ये क्या है हमारा 0.42 ऑफ एक्स यू, है ना। अब हमें निकालना है जेड। अब ये टोटल दे रखा है हमारे पास डी। अब देखिए अब इस डी में से अगर ऊपर वाले को माइनस कर दें यानी कि 0.42 एक्स यू को, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा जेड वाली डिस्टेंस। तो जेड वाली डिस्टेंस कैसे निकाली हमने, डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसी को हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। तो लीवर आर्म क्या होता है, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो लीवर आर्म की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या डिस्टेंस होती है, सी होता है ये पॉइंट, क्योंकि यहां पर हम लोग कंप्रेसिव लोड निकालते हैं, ऊपर C1 और नीचे C2, और बीच में हम लोग निकालते थे C की वैल्यू यानी कि कंप्रेसिव लोड की। यहां पर ये जो कौन सा होता है, ये टेंसाइल फोर्स होता है, और वहां पर कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो हम जेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टेंसाइल फोर्स एंड द कंप्रेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, एक्स यू की वैल्यू कितनी है 123 आई है। तो ये हमने वैल्यू पुट करी, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई। यही जो होता है लीवर आर्म, और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। अब बात करेंगे हम लोग डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल के बारे में। तो डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट लिमिटिंग कंडीशन, यानी कि लिमिटिंग कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिमिटिंग कंडीशन के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया है यहाँ से IS कोड से, और कोड के पेज नंबर आप देख रहे हैं 96 पर ये फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लिमिटिंग का फॉर्मूला है, एमयू लिमिटिंग। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो इसमें से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। यहां पर देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, जो कि पेज नंबर 96 पर दे रखा था IS कोड में। तो अब हम इसमें बात करें तो एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाने वाले हैं, मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एमयू लिमिटिंग की, तो एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 इंटू, अब देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, बात करता हूं मैं यहां पे FE 250 ग्रेड के लिए, अभी मैं इस ग्रेड के लिए बात कर रहा हूं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा लिमिटिंग का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये किस तरीके से ड्राइव होगा ये देखते हैं अभी हम। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं FE 250 के लिए। तो FE 250 के लिए जो एक्सयू लिमिटिंग है, देखिए या तो आप एक्सयू लिमिटिंग बोलिए, है ना, या फिर आप इसको एक्सयू मैक्स बोलिए, बात एक ही है ना। या तो एक्सयू लिमिटिंग बोलिए या फिर एक्सयू मैक्स बोलिए, बात एक ही है यहाँ पे। तो देखिए एक्सयू जो लिमिटिंग है या एक्सयू मैक्स है, एक्सयू मैक्स की वैल्यू FE 250 के लिए ये होती है 0.53D, 0.53 इंटू डी अपॉन में डी, 1 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू मैक्स की वैल्यू 0.53D अपॉन में डी इंटू FC के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। यहां से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से हम इसको कैंसिल कर देंगे, और यहां से इसको कैंसिल कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा कुछ इस तरीके से, एमयू लिमिटिंग इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 0.36 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.53 में, तो ये निकल करके आएगा 0.1908, है ना। और 1 में से ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.42 और 0.53 का, तो ये बन जाएगा
0.226, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.226, तो 0.226 कहां से आया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 0.42 का और 0.53 का। तो बाद में क्या था हमारे पास, एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.1908, ब्रैकेट में आ जाएगा ये 0.774 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। तो जब ये फाइनली फॉर्मूला बनेगा हमारा, एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.148 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा, कहां पर, ये फॉर्मूला है हमारा ये वाला। किस ग्रेड के लिए बात करी मैंने, ये 250 ग्रेड के लिए। अगर मान लीजिए हमें बात करनी पड़ेगी अगर FE 415 के लिए, तो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, ये वाला आएगा। अगर बात करेंगे FE 500 के लिए, तो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला मिलेगा मुझे ये वाला। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हर जगह जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें यूज होंगे। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील। तो इसकी भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें कंटिन्यूअसली यूज होगा जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील में अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज ऑफ स्टील को जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं यहां पर टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेसिव। टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेसिव। तो टेंसाइल जो फोर्स है, एक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स हमने क्या कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, दिस वैल्यू, और कंप्रेसिव की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली। अब हम इसमें से क्या किया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में से ए एस टी को इधर रख लिया है, और बी, ये वाला बी जो है नीचे आ जाएगा, ए एस टी अपॉन में बी डी, सॉरी बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, बी उधर चला गया है, अपॉन में इधर क्या बचेगा, ये 0.87 इंटू एफ आई। तो ये बन गया ए एस टी अपॉन में बी इज इक्वल टू 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन में 0.87 इंटू एफ आई। अब देखिए, अब जो है यहां पर हम क्या करेंगे, हमने ए एस टी अपॉन में, अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे यहां पे जो ए एस टी अपॉन में बी, डी कहां से आया, ये डी का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, ये यहां से डी आ गया। तो ये यहां से जब डी आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां पर जो ए एस टी अपॉन में बी डी है, ये ए एस टी अपॉन में बी डी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी कि पीटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पीटी इज इक्वल टू क्या बन गया, ये ए एस टी इंटू बी डी, है ना। तो पीटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब ये 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन में 0.87 इंटू एफ आई इंटू डी। अब इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पीटी लिमिटिंग परसेंटेज में क्या आएगा, 0.36 एफ सी के अपॉन में 0.87 एफ सी के अपॉन में एफ आई इंटू एक्स यू। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं एक्स यू मैक्स की। तो एक्स यू मैक्स की बात क्यों करते हैं कि यहां पर जो ये है एक्स यू अपॉन डी था, ये जब हम इसको लिमिटेड बनाएंगे, तो लिमिटेड बनाने के लिए क्यों बनाते हैं हम लोग, इट्स मैक्सिमम वैल्यू गिव्स दी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमें क्या करेगी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील देगी, इसीलिए हम लोग एक्सयू को एक्सयू मैक्स बना देते हैं। तो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी निकल करके। अब इसके बाद बना क्या है, 44.4 इंटू एफ सी के अपॉन में एफ आई इंटू एक्स यू मैक्स अपॉन में डी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील का। परसेंटेज ऑफ स्टील इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब बात करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बात करी थी, क्वेश्चन 5 के बारे में बात करी थी। 5 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने डिटरमाइन किया था, या फिर हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हमने बात करी थी इससे पहले एनालिसिस की। तो एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, लीवर आर्म की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर लोड की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। तो अब हम बात करेंगे यहां से आगे डिजाइनिंग के बारे में। डिजाइनिंग के बारे में मेरा मतलब है यहां पर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ स्टील के बारे में। तो एरिया ऑफ स्टील की बात दो तरीके से बात करते हैं हम लोग, या तो एरिया ऑफ स्टील डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, या फिर पूछा जाएगा आपको जो स्टील है वो नंबर ऑफ बार के फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिजाइनिंग में। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रेक्टेंगुलर बीम इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप अप टू द सेंटर ऑफ reinforcement, find the area of reinforcement
required if it has to resist a moment of 25 kilonewton per meter into meter. यूज M20 कंक्रीट मिक्स एंड Fe415 स्टील। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग बात करते हैं गिवन डेटा के बारे में। तो गिवन डेटा हमें यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, दे रखा है बी की वैल्यू दे रखी है 220 सेंटीमीटर यानी कि 200 mm, डी की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर यानी कि 400 mm, एम की वैल्यू दे रखी है 25 किलोमीटर इंटू मीटर यानी कि 25 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यूटन इंटू mm। अगर एफ की बात करें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है। एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ स्टील यानी कि AST की वैल्यू क्या होगी। AST की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। AST की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम लोग। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट है उसमें हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि जो गामा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो गामा क्या है यहां पर ये देख लेते हैं कोड में। हम लोग कोड में बात करेंगे गामा की वैल्यू क्या है। देखिए ये जो गामा है यहां पर आप देख रहे हैं ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है यानी कि गामा एफ। और गामा एफ की वैल्यू हम कहां से लेंगे, ये पेज नंबर 68 पर दे रखा है ना। पेज नंबर 68 पर ये वैल्यू दे रखी है। देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड, और डेड लोड और लाइव लोड के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। तो गामा एफ की वैल्यू जो होगी, ये जो गामा एफ है, गामा एफ की वैल्यू होगी 1.5। यही हमारा फैक्टर्ड लोड कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड की वैल्यू कहां पर दे रखी है, ये पेज 68 पर। तो पेज 68 पर गामा लिखें इसको या फिर गामा एफ लिखें, बात एक ही है 1.5। ये क्या होता है, फैक्टर्ड लोड। अब फैक्टर लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये फैक्टर है गामा की वैल्यू 1.5 होती है। अब 1.5 का हम लोग इस बेंडिंग मोमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 25 × 10⁻⁶। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 37.5 × 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm के टर्म में। अब बात करें हम लोग, जो हमारा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर, है ना। तो ये हमारा क्या निकल करके आया था, mu निकल करके आया था। अब क्या है कि जो हमारा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है ये किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये हमें दे रखा है पेज नंबर 96 पर। ये पेज नंबर 96 है हमारा, ये देखिए पेज नंबर 96। और पेज नंबर 96 पर ये वैल्यू दे रखी है हमें, ये वाली mu की वैल्यू। mu की वैल्यू यानी कि ये फॉर्मूला दे रखा है 0.87 Fi इंटू AST डी 1 - AST Fi अपॉन में BD इंटू FCK। तो ये एनेक्सर GB कह सकते हैं इसमें, क्लॉज नंबर 38.1 का पेज नंबर 96। तो यहां पर इसको देखेंगे हम लोग। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट था ये। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है mu इक्वल टू इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। केवल हमारे पास एक वैल्यू नहीं होगी, जो कि वैल्यू नहीं होगी हमारे पास AST की, यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बाकी सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इस AST की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो AST की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जो mu की वैल्यू है, mu की वैल्यू हम इसको पुट कर लेंगे। तो 37.56 × 10⁻⁶ हम ये मान करके चलेंगे कि ये हमें mu की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर हम AST की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी है। तो ये इक्वेशन बनेगी जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, तो ABC की वैल्यू हम लोग पहले देखेंगे इसमें। तो A की वैल्यू क्या दे रखी है 1, यहां पर देखिए A की वैल्यू 1 होगी। और B की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, यानी कि A की वैल्यू हो गई और ये B की वैल्यू होगी। तो B की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पे -3855.4। और C की जो वैल्यू होगी ये होगी 1001096.192। तो ये तीनों वैल्यू हैं ABC की। तो ये यहां पर हमें इनको इस्तेमाल करेंगे B की जगह, A की जगह और C की जगह। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद ये -B था माइनस, और ये माइनस
दिस वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास AST की वैल्यू ये निकल करके आएगी, यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या निकल करके आया है, 280 mm²। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं डायग्राम की बात करूं, तो यहां पर हमेशा जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो डिजाइनिंग के केस में हम लोग जो डायग्राम है इसका क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग बाद में बनाते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ स्टील बाद में मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको बाद में बनाते हैं। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। यहां पर यहां पर अगर हम बात करें बी की, तो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 200 mm। और ये आपका डी दे रखा था 40 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट, मान लीजिए सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गया, जितने भी बार निकल करके आएंगे। इसमें AST पूछा गया केवल, तो हम इसको AST कर देंगे। AST की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 280 mm², है ना। और ये वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे कितनी, ये 400 mm, है ना। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। ये डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर AST की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव में आएगी और एक पॉजिटिव में आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव की वैल्यू जो आई है हमारी, ये 280 आई है, इसी को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमें। तो हम प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू आती है। तो प्लस वाली वैल्यू मिली, कितनी मिली है, 280 mm²। तो हम इस तरीके से इसकी डिटेलिंग कर देते हैं, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में। अगर बात करें हम लोग ये देखें किस टाइप का ये सेक्शन है, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा हमें। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब क्या है कि इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद ये आंसर आएगा, ये बन जाएगा हमारा XU। अब XU के बाद हम लोग बात करेंगे XU लिमिटिंग की। तो 415 के लिए वैल्यू होती है 0.48D। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। अब क्या है कि XU जो है वो लेस देन है ना। XU की वैल्यू है 70.2 और XU लिमिटिंग की वैल्यू है 192। तो ये जो सेक्शन कहलाएगा हमारा, ये कौन सा कहलाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। अगर इसके अंदर पूछा होता, तो ये कभी कभी पूछ ले आता है कि ये किस टाइप का सेक्शन होगा। पहले पूछ लेगा एरिया ऑफ स्टील बताइए, और पूछ लेगा उसमें ये किस टाइप का सेक्शन होगा, ये भी कमेंट करिए। तो अगर पूछा होता, तो ये पूछा नहीं गया है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग AST तक ही कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पूछा जाता, तो हम लोग यहाँ पर इसमें ये भी कैलकुलेट करते आगे तक। तो केवल हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से कहां तक बनाएंगे, ये यहां तक बनाएंगे, बस केवल डिटेलिंग करके छोड़ देंगे। इसके बाद अगर ये पूछा गया होता कि किस टाइप का सेक्शन होगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा या फिर ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा, कमेंट करिए, तब हमें ये स्टेप 3 के बाद आगे जाना होता। यहां तक कैलकुलेट। बात करते हैं हम लोग डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल के बारे में। तो डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 7। डिजाइन अ बीम ऑफ ए इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर टू सपोर्ट a total working load of 15 kilonewton per meter including the self weight of the beam. The width of the beam is limited to 300 mm. Use M20 concrete and Fe 415 grade of steel। ये दे रखा है हमें। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेटा गिवन देखते हैं। क्या गिवन डेटा दे रखा है, यानी कि डिजाइन करवा रहा है। तो डिजाइनिंग के केस में हम लोग जो इसका डिटेलिंग होगी, डिटेलिंग का जो क्रॉस सेक्शन की जो डिटेलिंग होगी, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो गिवन डेटा दे रखा है, यहाँ पर L दे रखा है 6 मीटर, W की वैल्यू दे रखी है, लोड दे रखा है, बिड्थ दे रखा है, FC के दे रखा है और Fy दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें लोड दे रखा है, उस लोड को हम लोग फैक्टर लोड बनाएंगे। और फैक्टर लोड कैसे बनाएंगे, जो मैंने अभी बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें लोड दे रखा है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर लोड बन जाएगा। तो ये फैक्टर लोड की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर बेंडिंग मोमेंट की। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के लिए हम जानते हैं MU इज इक्वल टू होता है WU इंटू L²/8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर ये निकल करके आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई MU की। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe 415 के लिए हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 इंटू FC के इंटू BD²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा। अब देखिए इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड है। तो इफेक्टिव डेप्थ जब हमें निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है डेप्थ, हमें केवल B दे रखा था।
अब हम क्या करेंगे, जो mu है उसको mu लिमिटिंग के बराबर रख देंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो हमारा mu आया था, ये वैल्यू वैल्यू आई थी, और mu लिमिटिंग है दिस, तो यहां से हम लोग जब d की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 349.7, दैट इज इसको हम कंसीडर करेंगे 350 mm। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप की इसमें, तो एरिया ऑफ ए टेंशन स्टील रिक्वायर्ड, है ना, जो कि मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला। तो पीटी लिमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा 41.4 इंटू एफ सी के अपॉन में एफ आई इंटू एक्स यू मैक्स अपॉन में डी। तो इस हिसाब से यहां से ये फॉर्मूला ये निकल करके आएगी वैल्यू। अब ये किसका होता है 0.95%, ये बीडी का होता है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि कितने परसेंट हम लोग एरिया रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पे, यानी कि मिनिमम एक तरीके से परसेंटेज ऑफ स्टील होता है। तो एएसटी रिक्वायर्ड बोलेंगे इसको, किसका, ये 0.95% ऑफ किसका है, ये बीडी का होता है। तो बी हमें दे रखा है 300 और डी हमने निकाल लिया 350, तो यहां से वैल्यू निकल कर आएगी एएसटी रिक्वायर्ड की, यानी कि ये वो एएसटी है रिक्वायर्ड वाला जिसकी हमें जरूरत है। इससे ज्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं बट इससे कम प्रोवाइड नहीं कराएंगे हम लोग। तो यहां पर एएसटी रिक्वायर्ड हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ए नंबर ऑफ बार निकालेंगे कि इतने ए स्टील में या एरिया ऑफ स्टील में कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करा सकते हैं हम। तो कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कराएंगे, तो नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया मैंने 20 mm डायमीटर ऑफ बार। देखिए आप कोई भी डायमीटर ऑफ बार यूज कर सकते हैं, बार है 16, 18, है ना, 20, इस तरीके से आप कोई भी डायमीटर ऑफ बार यूज कर सकते हैं। जनरली आप 20 mm का ही यूज कर लीजिएगा, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कराने हमें। तो नंबर ऑफ बार या फिर 16 कर लीजिएगा, अगर नंबर ऑफ बार ज्यादा कम आ रहे हैं तो फिर आप 16 का कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ बार यहां से निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए एएसटी रिक्वायर्ड अपॉन में एरिया ऑफ वन बार। तो एएसटी रिक्वायर्ड कितना आया है, दिस वैल्यू, और एरिया ऑफ वन बार की वैल्यू क्या होगी, हमने जो माना है 5/4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहां से 3.2 बार आ गई। 3.2 बार प्रोवाइड नहीं करा सकते तो हम क्या कराएंगे, उस वैल्यू से कम प्रोवाइड नहीं कराएंगे नंबर बार, उससे हमेशा क्या कराएंगे, ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे। तो 3.2 तो कराएंगे नहीं ना, 3 करा सकते क्योंकि कम नहीं कराएंगे, उससे ज्यादा करा सकते। तो ज्यादा कितने कराएंगे, 4 बार प्रोवाइड कराएंगे, किसके, 20 mm के, 4 बार 20 mm डायमीटर के हम लोग इसमें प्रोवाइड कराएंगे। अब एएसटी प्रोवाइड की बात आए तो वो तो एएसटी रिक्वायर्ड था, तो एएसटी प्रोवाइड, तो एएसटी प्रोवाइड 4 बार है 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये आ गया डेटा एएसटी प्रोवाइड का। तो देखिए एएसटी प्रोवाइड कितना आया है दिस, और एएसटी रिक्वायर्ड कितना है इस, यानी कि जरूरत इतने की हमें और हमने इतना प्रोवाइड करा दिया। तो जितने जरूरत है उससे अगर ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या रहेंगे, हम लोग सेफ रहेंगे। तो हमेशा जो एएसटी प्रोवाइडेड है, ये एक चेक भी है अपने आप में, एएसटी प्रोवाइडेड हमेशा एएसटी रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हमने 3.2 की जगह 4 बार प्रोवाइड किए थे। अब बात करें ओवरऑल डेप्थ की, तो ओवरऑल डेप्थ क्या होगा, डी प्लस में डी डैश, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर अगर मान लीजिए मैंने मान लिया, ये एज्यूम कर लिया है 30 mm का, तो ये कितनी डेप्थ हो गई 380 mm। 380 ले लीजिए आप, 400 ले लीजिए, आप जो भी ले सकते हैं, दोनों 400 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम डिटेलिंग करेंगे। तो डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका क्रॉस सेक्शन एक बना लेंगे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जब बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होगा इसका, ये क्रॉस सेक्शन हो गया इस तरीके का। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब इसमें हमने पाया कि इसकी जो नंबर ऑफ बार हैं वो 4 बार थे, 1 2 3 और 4। कितने एमएम के बार थे, 4 बार थे 20 एमएम डायमीटर के। और इसकी जो बिड्थ है, अब ये डेप्थ है, आप 380 ले लीजिए या 400 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं 400 ले लेता हूं तो टोटल डेप्थ आ जाएगी ये 400 हो गया। अब इसकी जो बिड्थ की बात करें तो बिड्थ इसमें दे रखी थी क्वेश्चन में हमें, देखिए बिड्थ हमें इस क्वेश्चन में दे रखी थी 300 mm, ये वाली वैल्यू, ये 300। इस तरीके से इसकी डिटेलिंग कंप्लीट होती है। हमने जो
ये माना था इफेक्टिव कवर कितना माना था, 30 mm मान लीजिए, इसको भी रिपेयर कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी जो डिटेलिंग है वो कंप्लीट हुई और ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने बात करी थी यहां पे लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड के बारे में। लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, चाहे वो एनालिसिस के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डिजाइनिंग के न्यूमेरिकल हो, वो सारे कंप्लीट किए हमने। अब इसके बाद, और ये जो लेक्चर था हमारा, ये लेक्चर था दूसरे का ए। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे के बी में। थैंक यू, टेक केयर। अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।